19 जून 2023 को आप सब ने ये खबर पढ़ी होगी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस सर्व किया है यू ब्लॉक जो कि DLF फेज 3 में पड़ता है। इसमें लेन नंबर 20 में 8 नंबर प्लॉट के अंदर जो बिल्डिंग टिल्ट हो गई और वो डेंजरस है, इसको लेके नोटिस सर्व किया गया कि इसे खाली किया जाए और आखिर क्या रीज़न थे इसको समझने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ फैक्ट्स मेरे पास हैं, मैं आपसे पहले वो शेयर करता हूँ क्योंकि आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। आखिर गुड़गांव में क्यों बिल्डिंग टेढ़ी हो रही है, क्या इसकी वजह है, और फिर स्टील प्लस 4 फ्लोर्स के ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में ये सब चीज़ें को रिलेट कर रही है। गवर्नमेंट ने इस पर अब तक क्या काम किया है वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बायलॉज की कैसे कहाँ किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या था, क्यों ये बिल्डिंग टेढ़ी हुई। सबसे पहली बात कि प्लॉट साइज इसका 60 स्क्वायर यार्ड का था। इसके ऊपर 5 मंजिलें बनी हुई थी जो कि तय मानकों के हिसाब से गलत थी। मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि 5 फ्लोर जो कि अलाउ नहीं है वो भी बन रही है। मतलब OC लेने के बावजूद लोग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो सेफ्टी के नियमों को ताक पे रख के बनाई गई और बिल्डिंग तो चलो बन गई, लेकिन उसके साथ में जो प्लॉट के अंदर एक्सकवेशन वर्क चल रहा था उसमें भी किसी टाइप के आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर की गाइडेंस नहीं थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था, लेबर वहाँ काम कर रही थी और बगैर किसी गाइडेंस के काम कर रही थी। अब होता क्या है कि एक बिल्डिंग के साथ में अगर दूसरी कोई बेसमेंट खुदाई हो रही है तो वहाँ पर 2.4 मीटर का गैप होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, सीधा खुदाई हो रही थी और जो सेटल्ड सॉइल थी वो बारिश होने के कारण थोड़ा सा वीक हो गई, जिसके कारण वो सॉइल जैसी हटी और वहाँ पे बिल्डिंग टिल्ट हो गई। फाइनली क्रेन्स को लाना पड़ा और उसको खाली करवाना पड़ा और साथ में क्रेन का उनको सपोर्ट देना पड़ा। तो ये आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि आखिर किस तरह ये बिल्डिंग टेढ़ी हुई है। अब समझते हैं आखिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है आपको हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 जो अभी करंट चल रहा है उस हिसाब से ही बिल्डिंग को बनाना है, लेकिन होता क्या है ये उस हिसाब से बनती नहीं, क्योंकि ये प्लॉट जो अलॉट किए जाते हैं टाउनशिप, अगर किसी को टाउनशिप बनाने का लाइसेंस मिला, जनरली हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ प्राइवेट डेवलपर टाउनशिप्स के लिए लाइसेंस लेते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट का कहना है कि आप सिर्फ रेगुलर प्लॉटिंग ही नहीं करेंगे, आपको यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोगों के लिए भी प्लॉटिंग का अरेंजमेंट करना होगा। तो उनके लिए 60 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट एलोकेट किया जाता है। इसको अक्सर देखा जाता है कि अथॉरिटी इसका ड्रॉ निकालती है और ये उन्हीं को दिया जाता है जो इसके लिए एक्चुअल पात्र हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब उसको अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो राशन कार्ड जिनका येलो या पिंक है वो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उनको जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ये प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ड्रॉ से करती है। अब उनको प्लॉट भी अलॉट हो गए। और दूसरी चीज़, ये जब बेसमेंट खुदता है, मैं आपको पहले थोड़ा बायलॉज पे बात कर रहे हैं, तो जो बेसमेंट खुदता है तो इसमें 2.4 मीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ गैप भी नहीं था और करंट बायलॉज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 फ्लोर हो सकते हैं। चूँकि ये बिल्डिंग यहाँ पुरानी दिख रही है मेरे को, तो उस टाइम पे 2.5 मंजिल अलाउ था, लेकिन बनी कितनी है, यहाँ 5 मंजिल बनी हुई है। तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होने के बाद आपको OC तब दिया जाता है जब आप
आपकी बिल्डिंग उस बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन यहाँ ओसी आने के बाद इस पे और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की गई, 5 फ्लोर बनाए गए। और सिर्फ यही ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऐसे और भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको 5 से 9 फ्लोर तक बनाया गया है। अब आप समझिए 60 गज के प्लॉट के ऊपर 9 फ्लोर तक बनाए गए हैं, और उसका जो बेस है, जब 2.5 मंजिल अलाउ होता है तो उसका बेस भी कहीं हद तक वो 2.5 मंजिल के हिसाब से अगर है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की है। अब इसमें फ़ायदा किसका होता है? देखिए, आसपास साइबर सिटी है, आपको पता है बहुत सारे लोग, माइग्रेंट्स पॉपुलेशन गुड़गांव के अंदर है, वो काम करने जब आते हैं तो उनको चाहत होती है कि हमारा ट्रैवल टाइम बच जाए, ट्रैवल एक्सपेंसेस बच जाए। इस कारण वो अपने आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी रेंट पे देखते हैं, कुछ लोग पीजी पे रहते हैं। तो पीजी का कल्चर उस बेल्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। डीएलएफ फेज़ 3 में 60 स्क्वायर यार्ड पे बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो पीजी पर्पज से ही चल रहे हैं। पहली चीज़ रेजिडेंशियल एरिया, और उस पर पेइंग गेस्ट की तरह उसे चलाया जा रहा है। अब ऐसे गवर्नमेंट के पास पहली बार नोटिस में नहीं आया है, गवर्नमेंट का पहले भी कई बार ऐसा नोटिस में आया, कई नोटिस भी सर्व हुए, उस पर एक्शन की प्लानिंग भी की गई, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। फर्दर फ्यूचर में होगा नहीं होगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी भी 5 से 9 तक की मंजिलें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। खैर, वो बात और है कि ये बरसात के टाइम पे हुआ है, तो बरसात के टाइम पे जो सेटल की हुई मिट्टी थोड़ी सी हिल जाती है, तो थोड़ा सा मेरे को ये यूजुअल प्रैक्टिस भी लगती है, क्योंकि बरसात में अक्सर देखा जाता है पानी भर जाता है, जो मिट्टी सेटल्ड की हुई होती है वो हिलने से ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन जो बायलॉज हैं, मेरे को लगता है कि हमें उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर कुछ बनाया है तो वो सारी चीज़ें स्टडी करके बनाई है, हमें बिल्डिंग वैसे ही बनानी चाहिए। अब मैं आपको इसे लेके चलता हूँ स्टिल प्लस 4 फ्लोर से कनेक्ट करता हुआ। अब देखो, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स में एक्चुअल में क्या कंसर्न्स है, मैं दोनों को क्लब करके आपको फाइनल कंक्लूजन दूंगा, लेकिन समझते हैं कि स्टिल प्लस 4 फ्लोर में आखिर इश्यूज क्या लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि पहले 2.5 मंजिल की बिल्डिंग बना करती थी, और अब उसके बाद 3 फ्लोर सैंक्शन हुए, और अब स्टिल प्लस 4 फ्लोर सैंक्शन थे, जो पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया। पूरे हरियाणा में 4 फ्लोर्स को बैन कर दिया गया। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी का भी अवेटेड है। चलिए फिर मुद्दे पे आते हैं। अब जो दूसरा इशू है वो ये है कि जब साइड वाली वॉल, क्योंकि साइड वाली वॉल यहाँ कॉमन पार्टीशन की तरह यूज़ की जाती है, तो अक्सर जो मकान बनाता है वो साइड वाली वॉल के ऊपर प्लास्टर वर्क नहीं करता है, और जब साथ वाला जो खाली प्लॉट है, जब वो उस पर कंस्ट्रक्शन करने आता है, तो चूँकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन का वाटर जब साइड वॉल पे पड़ता है और वो वॉल बाहर से प्लास्टर नहीं होती है, तो वो जो पहले बने हुए घर हैं उसको भी डैमेज करती है। और फिर ऐसा भी देखा जाता था कि पहले बहुत ज़्यादा पिलर्स यूज़ नहीं होते थे, पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी होती थी, वो ईंट की दीवार के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी हो जाती थी, सपोर्ट के लिए बीम के थ्रू से कनेक्ट किया जाता था। तो ऐसी बिल्डिंग्स भी पुरानी हैं, मैं सारी नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती हैं। और जब कंस्ट्रक्शन नया प्लॉट ऑनर करता है तो लिफ्ट की जो पिट होती है वो, चूँकि उसमें गड्ढा खोदना होता है, और उसी गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी का भराव करते हैं, और पानी का भराव जो होता है वो ज़मीन में नीचे नीचे साथ वाली प्रॉपर्टी के ऊपर भी चला जाता है, तो उससे उसका फाउंडेशन हिल जाता है। जो पुरानी बनी हुई 10-15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंग है उससे वो डैमेज होती है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि 5 मीटर का पहले सेटबैक छोड़ना पड़ता था। सेटबैक क्या होता है ये आप सब जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्लॉट जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फ्रंट और पीछे, फ्रंट में और बैक में दोनों साइड 5-5 मीटर का प्लॉट आपको खाली छोड़ना पड़ता था, जिससे आपका प्रॉपर एयर लाइट वेंटिलेशन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बायलॉज चेंज हुए, आबादी बढ़ी, गुड़गांव की आबादी 30 लाख पहुंच गई,
तो गवर्नमेंट को भी कुछ चेंजेस करने मैंडेटरी थे। गवर्नमेंट ने आबादी को कोप अप करने के लिए माइग्रेंट्स, जो चूँकि गुड़गांव में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे माइग्रेंट्स आए, तो उसको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ में भी चेंज किया। अब वो पॉलिसी 3 मीटर की रह गई है, मतलब आपको सेटबैक जो छोड़ना है फ्रंट और बैक में वो 3 मीटर का है। 3 मीटर के सेटबैक में भी 1.5 मीटर तो बालकोनी का एरिया चला जाता है। तो बालकोनी अगर बन गई तो बालकोनी बनने के बाद वो गैप मात्र 1.5 मीटर का बच जाता है। अगर दूसरे प्लॉट ऑनर ने भी पीछे बिल्डिंग बनाई है तो 1.5 + 1.5 टोटल 3 मीटर का गैप रह जाता है। मतलब प्लॉट के बीच में गैप कम हो जाता है और एयर वेंटिलेशन और सनलाइट जैसी दिक्कत बहुत देखने को मिलती है। और फ्रंट में भी, चूँकि प्रॉपर्टी के फ्रंट की अगर हम बात करें तो चूँकि वहाँ 9 मीटर की रोड है तो बहुत ज़्यादा लाइट का स्कोप भी ख़त्म हो जाता है। वो बात और है कि 58 से 115 में बायलॉज चेंज हुए। यहाँ पे टाउनशिप के लाइसेंस के अंदर मिनिमम 12 मीटर की रोड रखी गई, लेकिन पुराने में जहाँ 9 मीटर की रोड थी वहाँ ये इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, जैसे नोएडा के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ नहीं है, उसी प्रकार गुड़गांव में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउ नहीं थी। यहाँ प्लॉट मतलब आपको इंडिपेंडेंट हाउस बनाना था, लेकिन लेटर गवर्नमेंट ने यहाँ पर पब्लिक डिमांड पे फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को ओपन किया। पहले जो मकान बनता था वो 2.5 मंजिल का बनता था, तो ग्राउंड, फर्स्ट और ऊपर का आधा फ्लोर वाइज सेल होने लगा। फिर इसे 3 फ्लोर और अब जैसे 4 फ्लोर चल रहा था मार्केट में। वो बात और है कि अभी पिछले कुछ दिनों से इसे रोका गया है। तो यहाँ पर जो सिंगल हाउस था वो अब 4 फ्लोर में कन्वर्ट हो गया, 4 फैमिली में कन्वर्ट हो गया। यहाँ फ्लोर से कहने का मतलब है जहाँ एक फैमिली रहती थी वहाँ पर अब 4 फैमिली रहने लगी। और जो इंडिपेंडेंट हाउस का लोग फील करते थे वो ख़त्म हो गया। नेटवर्क इशू सबसे ज़्यादा लोगों को हुआ। जो मोबाइल नेटवर्क आपको आराम से मिल जाया करता था, उसके लिए अब आपको फ़ोन लेकर अलग अलग रूम में घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड था और जो सीवरेज पे लोड है वो भी 4 मंजिल बनने से थोड़ा सा बढ़ा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सीवरेज, इन तीनों पे भी पुराने टाउनशिप्स जो पुराने हिसाब से बनी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा सेटअप सेट नहीं किया था ज़्यादा पॉपुलेशन को देखते हुए, तो उस पर लोड पड़ने के कारण थोड़ा सा लोगों को वहाँ पर भी दिक्कत आई। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब नेबर जो नई बिल्डिंग बना रहा है वो बेसमेंट खोदता है और कहीं हद तक जो गैप छोड़ना पड़ता है 2.4 मीटर का, उसको ध्यान नहीं रखता और साथ वाला जो पुराना प्लॉट बना हुआ है उससे वो बहुत नीचे चला जाता है, तो सेटल की हुई मिट्टी हिल जाती है। अक्सर बारिशों के दिनों में आपने देखा होगा जब सेटल की हुई मिट्टी हिल जाती है, कोशिश करते हैं कि लोग सेटल मिट्टी जो है वो ना हटे, लेकिन सेटल सॉइल जैसे ही हिलता है तो अक्सर जो पुराना बना हुआ मकान है वो टिल्ट पोजीशन में आ जाता है। 2 साल पहले भी हुड्डा के सेक्टर्स में ये सिचुएशन आई थी, लेकिन हम लोग अक्सर उससे नहीं सीखते हैं। हम लोग नई ऐसी चीज़ होने का वेट करते हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टेंस बार बार हों, हम खुद उसका वेट करते हैं। और वेट करने के बाद अब आपने पिछले कुछ दिनों पहले ये फिर से देखा कि फिर से बिल्डिंग टिल्ट हुई। अब समझते हैं इस पर गवर्नमेंट क्या एक्साइज कर रही है अब तक ये सारा जो मामला है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई 16/3/2023 को। उसका पर्पस क्या था कि उन सारे इश्यूज़ को एग्जामिन करना जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल +4 फ्लोर्स को रिकमेंड किया जाए या ना किया जाए, उस कोर्स ऑफ एक्शन या उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एक मिडवे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। इस कमेटी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव, जो कि चेयरमैन है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। दूसरा मिस्टर दिलबाग सिंह सिहाग, जो कि फॉर्मर चीफ टाउन प्लानर है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के। और तीसरा मिस्टर दिनेश चौहान, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर HSIDC मेंबर हैं। और चौथा मिस्टर विजय राणा, सीनियर टाउन प्लानर HSVP एंड टाउन एंड कंट्री प्लानर मेंबर। अब इस कमेटी का ये पर्पस था कि ऐसे एक्सपर्ट्स को फाइंड आउट करना और उनको इंगेज करना, या स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना और एग्जामिन करना जो एक्चुअल वो इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ऐसे में RWA के जो कंसर्न और ऑब्जेक्शंस हैं उन सबको कैटर करना। फिर प्रॉस एंड कॉन्स क्या ऐसे हैं
जो कि ऐसी अप्रूवल को ग्रांट करने के बाद पीछे देखने को मिले और फर्दर फ्यूचर में ऐसे क्या चीज़ें आ सकती है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फिर क्या बेस्ट इसका वायबल और प्रैक्टिकल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है जिसको अडॉप्ट फ्यूचर के लिए किया जा सके। फिर एक्सपर्ट कमेटी को ये रिपोर्ट 8 हफ्ते के अंदर देनी थी, अभी तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड है कि ये कमेटी इस महीने की 30 तारीख को रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। रिपोर्ट में क्या आया फर्दर फ्यूचर में ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। कमेटी के गठन के बाद कमेटी ने पब्लिक से ओपिनियन मांगा, सजेशंस मांगे गए। tcpharyana.gov.in साइट के ऊपर आम पब्लिक के लिए विंडो ओपन की गई जिसमें अलग अलग शहरों से लोगों ने इस पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस दिए। अब ये सजेशंस और ऑब्जेक्शंस का जो रिज़ल्ट आया वो अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि ये सब चाह रहे थे कि स्टिल +4 फ्लोर्स आए, लेकिन ऐसी RWs बहुत सारी हैं जो आवाज़ उठा रही है कि स्टिल +4 फ्लोर नहीं आना चाहिए। क्या इश्यूज थे, हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली। लेकिन अब मेरा क्या ओपिनियन है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर पुराना हाउस है और उसके कंसर्न्स जेन्युइन है तो साथ में जो नई बिल्डिंग है उसको वहाँ पे ज़रूर कंस्ट्रक्शन करते टाइम उनको कैटर करना चाहिए। और सनलाइट और एयर दोनों वाकई में लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। जब इतना कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो वहाँ एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए जो सनलाइट और एयर चाहिए वो लोगों को वाकई में आज थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ में मोबाइल नेटवर्क के लिए भी बहुत बड़ा इशू लोग फेस कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मेरे को अप टू द लेवल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5 फ्लोर के हिसाब से बना था और अब यहाँ पर सिंगल मकान की जगह 4 फ्लोर बन रहे हैं। लेकिन नई टाउनशिप्स के अंदर मतलब 58 से 115 सेक्टर के बीच जो नए मास्टर प्लान के अंदर आए वहाँ पर ऑलरेडी 33 और 66 kVA के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए जाते हैं। मतलब 3 डेवलपर मिलकर एक लैंड एलोकेट करते हैं DHBBN को और वहाँ पे एक स्विचिंग स्टेशन लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे नए सेक्टर्स में कोप अप होती हुई दिख रही है। और चूँकि नई टाउनशिप के अंदर यहाँ 12 मीटर की रोड ऑलरेडी दी गई है तो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा कि जो मुझे 9 मीटर की रोड पे दिखता था। तो यहाँ पर 12 मीटर की जो रोड है मुझे लगता है कि इससे इशू बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। फिर पुराने सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सीवरेज कनेक्शन एक बड़ा इशू है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। इसको गवर्नमेंट अगर सीवरेज को पूरे सेक्टर को रिवाइव करे तो इसको ऐसा कोई काम नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो गवर्नमेंट इस पे वर्क कर सकती है। अब इलेक्ट्रिकल केबल्स को भी इम्प्रूव कर सकती है, नया ट्रांसफार्मर सेटअप कर सकती है। अब समझते हैं कि क्या इसका फ्यूचर आउटकम आ सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर FAR परचेज करने की चार्जेस को बढ़ा सकती है। वैसे गवर्नमेंट को ऑलरेडी सफिशिएंट फीस मिल रही है। देखिए, मैं आपको ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के जो आएंगे डिटेल्स वो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये रास्ता निकाल सकती है और मुझे ऐसा रास्ता आता दिख भी रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे FAR जो परचेज करने की फ़ीस है उसको एनहांस कर सकती है। गवर्नमेंट की दलील हो सकती है कि हम इससे जो पुराने सेक्टर्स के अंदर इंफ्रा है उसको इम्प्रूव करेंगे, रोड्स को इम्प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो केबलिंग है, ट्रांसफार्मर है, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई और सीवरेज कनेक्शंस को हम इम्प्रूव करेंगे तो वो पैसा आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया नए सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी 4 फ्लोर तक बनने का स्कोप है, रोड ऑलरेडी सफिशिएंट है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चूँकि मैंने आपको बताया 33 और 66 kVA के कनेक्शंस हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ कंडीशन लगा सकती है कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वहाँ पे हम अप्रूव करेंगे। मतलब उसको एरिया वाइज या सिटी वाइज कहीं हद तक गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है। आज की डेट में अगर OC आपको लेना है तो बाउंड्री वॉल के लिए आपको एक NOC सबमिट करना पड़ता है बनाते टाइम पर, तो वो नेबर की NOC आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले लेनी पड़े
ऐसी भी फर्दर फ्यूचर में एक नई चीज़ आ सकती है। मतलब हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि पड़ोसी को कोई हार्म ना हो, जिसका पुराना मकान बना हुआ है उसको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जब आप बेसमेंट की डिगिंग करते हैं तो उसके मकान के लेवल से जब नीचे चले आते हैं, गैप का आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं हद तक पड़ोसी का मकान बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ये इम्पोज कर सकती है कि आपको नेबर की एनओसी भी लानी है। साथ में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी ऐड ऑन हो सकती है जो शायद मैं अभी नहीं आपको फोर्सी कर पा रहा हूँ। तो कंडीशंस के साथ में फर्दर फ्यूचर में स्टिल प्लस फोरक्लोज गवर्नमेंट लाने का वे आउट निकाल सकती है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट 30 तारीख को सबमिट होनी है। अब कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और उसका क्या आउटकम आता है, क्योंकि जो पब्लिक का रुझान है वो स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स की तरफ ज़्यादा है कि हाँ 4 फ्लोर आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को लेके जो चिंतित है, वो उनको लगता है कि अब 4 फ्लोर आते हैं तो कहीं हद तक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं बनेगी, या 4 फ्लोर अगर बड़ी फैमिली है तो 4 घर में मेंबर हैं तो वो चारों अलग अलग वो एक एक फ्लोर लेके रह सकें। मतलब मेंबर से कहने का मतलब, मान लीजिए एक फादर के 3 बच्चे हैं, एक फ्लोर पेरेंट्स ने रखा और 3 बच्चों ने एक एक फ्लोर रखा, तो इस टाइप की भी नीड लोगों की बढ़ी है। तो इंडिया के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की नीड भी बढ़ रही है। तो इस टाइप की चीज़ें फर्दर फ्यूचर में आए, ये पब्लिक की डिमांड है। और गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि ऐसे कुछ चेंजेस करके फ्यूचर में स्टिल प्लस 4 फ्लोर लेके आ सकती है। लेकिन क्या रिपोर्ट कमेटी सबमिट करेगी उसके बाद एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि आखिर आपके लिए क्या गवर्नमेंट अब लेकर नई स्कीम में आ रही है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं और आपने बेल आइकन भी दबाया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ काम की बात करते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात, और वो काम की बात जो सीधा आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को फ़र्क करती है। यहाँ हम आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट की हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।